नमस्कार दोस्तों, सीए फाउंडेशन जैन 2025 के PYQ डिस्कशन में आपका स्वागत है। बिल्कुल, और आज हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और उसका रीजन देखेंगे। इंसान खुद को ना बहुत समझदार और लॉजिकल मानता है, खासकर जब बात पैसों की आती है तब। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है हम बहुत रैशनल हैं। वही तो, हम सोचते हैं कि हम एक एक पैसे का हिसाब लगाते हैं, फायदे और नुकसान का एक बड़ा सा मेंटल स्प्रेडशीट बनाते हैं और उसके बाद ही कोई आर्थिक फैसला लेते हैं। सही बात है। लेकिन फिर कोई ऐसी खबर आती है कि शेयर बाजार में किसी बिल्कुल अनजान सी कंपनी का शेयर आसमान छूने लगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मतलब सिर्फ भेड़ चाल। या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए और बहा देती है जो पहले से ही पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसमें पहले ही काफी पैसा लगा चुके हैं। और यहीं पर ना वो सारा भ्रम टूट जाता है कि इंसान हमेशा एक मशीन की तरह रैशनल या तार्किक फैसले लेता है। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स केवल नंबर्स और ग्राफ्स का विज्ञान नहीं है, ये असल में इंसानी साइकोलॉजी, हमारी कमजोरियों और हमारी जरूरतों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। सही कहा। और आज हम जिस विषय पर गहरा विश्लेषण करने वाले हैं वो इस इंसानी निशाने और बाजार की ताकतों का एक बेहतरीन एक्सरे है। आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारे पास सीए फाउंडेशन एग्जाम के जनवरी 2025 के इकोनॉमिक्स के पिछले सालों के पूरे 100 क्वेश्चंस का एक सेट है। तो जो हमारा मेन टास्क है आज, यानी एक तरीके से हमारा मिशन, वो ये है कि इन 1 to 100 क्वेश्चंस के सभी टॉपिक्स और उनके पीछे के रीजंस को समझें। अच्छा, मतलब एक एक करके नहीं बल्कि उनके पीछे का लॉजिक पकड़ेंगे। एग्जैक्टली। हम सिर्फ ABCD आंसर्स नहीं खोजेंगे, हम ये समझेंगे कि एक सिंपल सा MCQ कैसे ये बता सकता है कि रोजमर्रा की खरीदारी से लेके इंटरनेशनल ट्रेड की डिप्लोमेसी तक सब कुछ कैसे काम करता है। ये एक बहुत ही शानदार अप्रोच है, क्योंकि ना जब कोई स्टूडेंट इन 100 क्वेश्चंस को देखता है तो उसे लगता है कि ये तो अलग अलग चैप्टर से उठाए गए बिखरे हुए सवाल हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन गहराई में जाने पर समझ आएगा कि ये सभी एक ही बड़ी इकोनॉमिक मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। जो रूल एक छोटी सी दुकान पर लगता है, वही किसी न किसी रूप में दो देशों के बीच के आयात निर्यात को भी चला रहा होता है। तो चलिए इस इकोनॉमिक मशीन के सबसे मेन पुर्जे से शुरुआत करते हैं, यानी कंज्यूमर का दिमाग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल, फाउंडेशन यहीं से बनती है। सोर्सेज में ना बहुत क्लियरली कहा गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कोई हवा हवाई या एब्स्ट्रैक्ट साइंस नहीं है, ये पूरी तरह से प्रैग्मेटिक है, यानी प्रैक्टिकल है। हाँ, जब हम इकोनॉमिक्स के उन भारी भरकम थियोरीज को रियल बिजनेस की डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाते हैं, तभी वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता है। राइट। हर इकोनॉमी को कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स झेलनी ही पड़ती हैं, जैसे क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें। हाँ, और फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज कैसे बचाएं। एग्जैक्टली। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो सोर्स से आती है कि कहाँ प्रोड्यूस करना है, ये इकोनॉमिक्स की कोर प्रॉब्लम नहीं मानी जाती। असली लड़ाई क्या, कैसे और किसके लिए की है। अच्छा, ये काफी नया था मेरे लिए। और जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर सॉवरेंटी। हाँ, मतलब खरीदारी राजा है। वही ना, जो ग्राहक मांगेगा कंपनियां वही बनाएंगी। लेकिन वेट, अगर खरीदार सच में राजा है तो वो इतने बेवकूफी भरे फैसले क्यों लेता है? मतलब जैसे सोर्स में बैंड वैगन इफेक्ट का जिक्र है। लोग बिना सोचे समझे किसी भी चीज के पीछे भागने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग भाग रहे हैं। ये तो किसी अंधी भेड़चाल जैसा हुआ ना। इसमें लॉजिक कहाँ? यही तो वो पॉइंट आता है जहां इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी आपस में टकराते हैं। इंसान हमेशा यूटिलिटी को सिर्फ फिजिकल चीजों में नहीं देखता। तो और किस चीज में देखता है? देखिए, यूटिलिटी का मतलब है उस चीज की ताकत जो किसी जरूरत को पूरा करे। अब वो जरूरत भूख मिटाने की भी हो सकती है और सोसाइटी में कूल दिखने की भी। ओह, अच्छा, मतलब वैलिडेशन की भूख। सही पकड़ा। बैंडवैगन इफेक्ट यही तो है। लोग एक खास ब्रांड का फोन या जूते इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो टेक्निकली बेस्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दोस्तों के पास वही है। यानी वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बन जाती है। क्या बात है। और इसी कंज्यूमर माइंडसेट से जुड़ा एक और टर्म है कंज्यूमर सरप्लस। हाँ, अल्फ्रेड मार्शल ने समझाया था इसे। हाँ, वही। अब इसको ऐसे सोचते हैं, मान लीजिए कोई ब्रांडेड जीन्स खरीदने गया, उसने दिमाग में सोचा है कि वो 1000 रुपए तक तो दे ही देगा। ठीक है। लेकिन दुकान पर गया तो वहां सेल लगी है और उसको वही जीन्स सिर्फ 600 रुपए में मिल जाती है। तो जो 400 रुपए बचे वही कंज्यूमर सरप्लस है। एग्जैक्ट एग्जाम्पल। पर मेरा सवाल यह है कि ये तो बस बार्गेन करने की छोटी सी खुशी हुई ना। इकोनॉमिक्स जैसे सीरियस सब्जेक्ट को मेरे इस 400 रुपए बचने से क्या लेना देना? अरे बहुत कुछ लेना देना है। इकोनॉमिस्ट के लिए ये छोटी सी खुशी दरअसल पूरी इकोनॉमी की हेल्थ का थर्मोमीटर है। वेट, सच में? कैसे? ये मार्केट की एफिशिएंसी को मापता है। अगर किसी इकोनॉमी में कंज्यूमर सरप्लस लगातार हाई बना हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कॉस्ट कम हो रही है। अच्छा, और उसका फायदा सीधा आम आदमी को मिल रहा है। बिल्कुल। और इसके ठीक उल्टी सिचुएशन देखें, अगर मार्केट में मोनोपोली हो जाए तो कंपनियां इस सरप्लस को पूरा चूस लेती हैं, फिर उसी जीन्स के लिए 1000 या उससे ज्यादा देने पड़ेंगे। समझ गई। यानी ये बताता है कि बाजार ग्राहक के फायदे में है या कंपनी के। और कंपटीशन से याद आया, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा जरूरी लगता है मुझे इसमें। हाँ, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल पेप्सी और कोका कोला का है ना। हाँ, वही। अगर पेप्सी अपने दाम 20% बढ़ा दे तो सडनली कोका कोला की डिमांड 30% बढ़ जाएगी। लेकिन सोर्स में इसे पॉजिटिव इलास्टिसिटी बताया गया है। इसका क्या लॉजिक हुआ? देखिए, पॉजिटिव होने का मतलब है कि दोनों का ग्राफ एक ही दिशा में जा रहा है। पेप्सी का प्राइस ऊपर गया यानी प्लस, तो कोका कोला की डिमांड भी ऊपर गई यानी प्लस। अच्छा, मतलब एक का दाम बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ी
दोनों प्लस। सही पकड़ा। जब दो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के इतने क्लोज सब्स्टिट्यूट हों कि कस्टमर आराम से शिफ्ट कर जाए, तो वहां क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बहुत हाई और पॉजिटिव होती है। सीए एग्जाम में ये छोटी सी डिटेल अक्सर कंफ्यूज कर देती है। हाँ, एग्जाम्स में तो ऐसी ही चीजें फंसाती हैं। खैर, ये तो बात हुई बाजार में सामान खरीदने वालों की। अब थोड़ा एंगल बदलते हैं, कंज्यूमर के दिमाग से निकल के सीधा फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। चलिए प्रोडक्शन और कॉस्ट की बात करते हैं। हाँ, जब हम प्रोडक्शन फैक्टर्स देखते हैं तो इकोनॉमिक्स में लैंड या भूमि को एक पैसिव फैक्टर माना गया है। वो खुद कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और लेबर एक एक्टिव फैक्टर है। सही। और इसी रेफरेंस में पॉल सैमुअल्सन ने प्रोडक्शन फंक्शन की बात की है। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है। टेक्निकल है पर सिंपल भी है। सैमुअल्सन का कॉन्सेप्ट बस ये बताता है कि आपके पास जो भी रॉ मटेरियल, मशीनें और मजदूर हैं, उनका सबसे बेस्ट यूज करके आप मैक्सिमम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं। मतलब कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, बस एफिशिएंसी की लिमिट बताता है। एग्जैक्टली, मैक्स एफिशिएंसी। लेकिन जब फैक्ट्री चलेगी तो खर्चे भी होंगे। और यही ना, मुझे इकोनॉमिक्स का एक रूल बड़ा अजीब बल्कि गलत सा लगता है। कौन सा रूल? सोर्स में एक टर्म है संक कॉस्ट। जैसे किसी नई R&D पर या एड्स पर जो पैसा फूंक दिया वो डूब गया, वापस नहीं मिल सकता। हाँ, वही होती है संक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि फ्यूचर के फैसले लेते टाइम इस डूबे हुए पैसे को पूरी तरह भूल जाओ। मतलब वेट, अगर किसी CEO ने 50 करोड़ रुपए दांव पर लगा दिए हैं तो वो अचानक से उन्हें भूलकर आगे कैसे बढ़ सकता है? देखने में अजीब लगता है, पर इंसानी फितरत तो यही होती है ना कि उस नुकसान की भरपाई की जाए। और इसी फितरत को संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। इंसान पिछले नुकसान को कवर करने के चक्कर में आगे और पैसा बर्बाद कर देता है। अच्छा, मतलब जिद में आकर और गड्ढा खोदना। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स यही सिखाता है कि जो डूब गया वो अब डिसीजन का बेस नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि आज जो नया पैसा आप लगाने वाले हैं, क्या उससे फ्यूचर में कोई रिटर्न आएगा। अगर नहीं आएगा तो उस प्रोजेक्ट को तुरंत वहीं बंद कर दो, चाहे उसमें 100 करोड़ क्यों ना डूब चुके हों। सुनने में हार्श लगता है, पर बिजनेस को बैंक्रप्सी से बचाने का यही एक लॉजिकल तरीका है। बाप ले, मतलब इमोशन साइड में और सिर्फ फ्यूचर प्रॉफिट देखना है। सही है। कॉस्ट से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हाँ, पैमाने की इकोनॉमीज। जिसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी जब बड़ी होती है और मास प्रोडक्शन करती है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, उन्हें इंटरनल फायदे मिलते हैं। सही बात है। तो मेरा दिमाग ये सोच रहा था कि अगर ऐसा है तो हर छोटी कंपनी समय के साथ ह्यूज क्यों नहीं बन जाती, एक लिमिट पर आकर उनकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है? क्योंकि ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पॉइंट के बाद जब कंपनी हद से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसे डिसइकोनॉमीज यानी नुकसान झेलना पड़ता है। डिसइकोनॉमीज ये कैसे होता है? शुरू में जब आउटपुट बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों तेजी से नीचे जाते हैं। ये गोल्डन पीरियड होता है। लेकिन जब साइज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मैनेजमेंट स्लो हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, रिसोर्स वेस्ट होते हैं। अच्छा, मतलब कंपनी खुद के ही बोझ तले दबने लगती है। सही कहा। फिर मार्जिनल कॉस्ट अचानक से ऊपर भागने लगती है और फायदे की जगह कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी साइज और कॉस्ट के खेल से अलग अलग टाइप के मार्केट्स बनते हैं, जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जहां बहुत सारे सेलर्स होते हैं पर प्रोडक्ट्स थोड़े अलग अलग दिखते हैं। हाँ, जैसे साबुन का मार्केट, लक्स हो या डव या सिंथॉल, सबका पैकेट और खुशबू अलग है पर काम तो सब एक ही करते ना, नहाने का। एग्जैक्ट एग्जाम्पल। लेकिन जिस टाइप के मार्केट ने मुझे सबसे ज्यादा डराया वो था मनोपसोनी। ओह हाँ, मनोपसोनी वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स और खतरनाक रूप है मार्केट का। हम हमेशा मोनोपोली सुनते हैं जहां बेचने वाला एक होता है, लेकिन मनोपसोनी में तो खरीदने वाला एक होता है ना। बिल्कुल। पर वेट, एक आम इंसान के लिए इसका मतलब क्या है? ये खतरनाक क्यों है? ऐसे इमेजिन कीजिए, एक बहुत छोटा सा रिमोट टाउन है, वहां खेती के अलावा कोई तीसरा काम नहीं है और वहां अचानक एक बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री खुल जाती है। ठीक है। अब पूरे गांव के मजदूरों के पास जॉब मांगने के लिए एक ही जगह है। यहाँ लेबर मार्केट में वो फैक्ट्री एक मोनोपोली बन गई, क्योंकि खरीदार यानी लेबर खरीदने वाला सिर्फ वही है। ओह, तो अब वो फैक्ट्री वेजेस को मनमाने तरीके से गिरा सकती है। एग्जैक्टली। मजदूरों के पास बार्गेन करने का पावर ही नहीं है क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सच में एक्सप्लॉयटेशन का दरवाजा खोलता है। ये तो सच में काफी डार्क है। इसके अलावा एक टर्म थी पार्शियल ओलिगोपोली, जहां कुछ ही कंपनियां हैं पर एक इतनी बड़ी लीडर बन जाती है कि उसके दाम सेट करते ही बाकी छोटी कंपनियों को चुपचाप फॉलो करना पड़ता है। हाँ, जैसे हमारे टेलीकॉम सेक्टर में अक्सर होता है। ये दिखाता है कि रियल मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई के नीट क्लीन ग्राफ्स पे नहीं चलते। एग्रेसिव डिप्लोमेसी भी बहुत बड़ी चीज है। सही बात है। तो ये सब तो माइक्रो लेवल की बात हो गई, एक फैक्ट्री, एक आदमी या एक सेक्टर की। अब लेंस थोड़ा बड़ा करते हैं और पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखते हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम या सरकार का बजट। यहाँ सोर्स में दो टर्म्स बार बार टकराते हैं, GDP और GNP। देखिए, इसको सिंपल लेवल पे समझना हो तो पहले नॉमिनल और रियल जीडीपी का फर्क जानना जरूरी है। नॉमिनल तो करंट प्राइसेस पे होता है ना? हाँ, जिसमें इन्फ्लेशन जुड़ा होता है। अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ा हो सकता है सिर्फ महंगाई बढ़ी हो। असली पिक्चर मिलती है रियल जीडीपी से, जो बेस ईयर के कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है। अच्छा, मेरा एक डाउट था, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कंट्री का GDP तो बहुत अच्छा दिख रहा हो लेकिन उसकी GNP कम हो जाए? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। पर कैसे? मतलब देश में तो सॉलिड कमाई हो रही है पर नेशनल इनकम कम रह गई। ये तब होता है जब NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब है कि हमारे लोग जो बाहर से कमाकर इंडिया ला रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फॉरेन कंपनियां इंडिया से कमाकर अपने देशों में वापस भेज रही हैं। ओहो, यानी पैसा आने से ज्यादा बाहर जा रहा है। सही बात। तब जीडीपी बढ़ावा दिखेगा पर GNP कम हो जाएगा।
ये डिटेल नॉर्मली मिस हो जाती है न्यूज़ में। एक और बड़ा कंफ्यूजन रहता है पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में। वो तो है। नेशनल इनकम में तो सिर्फ मेहनत की कमाई आती है, पर पर्सनल इनकम तो वो है ना जो एक्चुअली पॉकेट में आई। एग्जैक्टली और इसमें ट्रांसफर इनकम भी जुड़ती है, जैसे बुजुर्गों की पेंशन या स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप। ये पैसा उन्होंने डायरेक्टली कुछ प्रोड्यूस करके नहीं कमाया उस साल, पर उनकी पॉकेट में तो आया ना। तो पर्सनल इनकम बन गया पर नेशनल इनकम नहीं। बिल्कुल सही। यहाँ एक ट्विस्ट वाला सवाल पूछूं, अगर किसी बड़ी कंपनी ने 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया और 20 करोड़ फ्यूचर के लिए अपने पास बचा लिया, जिसे सोर्स में रिटेन्ड अर्निंग्स कहा गया है, तो ये 20 करोड़ गए कहाँ? क्या ये पर्सनल इनकम में काउंट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर्सनल इनकम का मतलब ही है कि पैसा हाथ में आना चाहिए। जो पैसा कंपनी ने रोक लिया और शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा, वो इकोनॉमी में तो है, पर किसी इंसान की खर्च करने वाली इनकम नहीं बना। क्या बात है, एक एक चीज कैसे जुड़ रही है आपस में। लेकिन ना, ये इकोनॉमी की मशीन हमेशा स्मूथली नहीं चलती, कभी तेजी होती है, कभी मंदी। हाँ, इसको बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। सोर्स में लैगिंग इंडिकेटर को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल था वो मुझे बहुत मस्त लगा। गीली सड़क वाला लॉजिक। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल एनालॉजी है। अगर बाहर सड़क गीली है तो ये इस बात का लैगिंग इंडिकेटर है कि बारिश हो चुकी है। हाँ। इंसिडेंट होने के बाद का सिग्नल। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मंदी आने के काफी बाद बेरोजगारी बढ़ती है। सही बात। और आसमान के काले बादल लीडिंग इंडिकेटर हैं जो पहले ही वार्न कर देते हैं, जैसे मशीन्स के नए ऑर्डर आना। एकदम परफेक्ट, समझ गए आप। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट ने तो मेरा दिमाग घुमा दिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये तो मुझे कोई मैजिक ट्रिक लगती है सच में। अच्छा, मैजिक कैसे? देखो, अगर सरकार ने 300 करोड़ रुपए हाईवे बनाने में लगाए, तो सोर्स में लिखा है कि इससे नेशनल इनकम कई गुना बढ़ जाएगी, जैसे 750 करोड़ हो जाएगी। मैं सोच रही थी ये हवा से पैसे कैसे बन रहे हैं? हवा से नहीं बन रहे, ये ह्यूमन स्पेंडिंग हैबिट्स का मैथ है। इसको समझने के लिए हमें एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखना होगा। एमपीसी यानी इनकम आने पर कितना खर्च करते हैं हम। सही। अब अज्यूम करते हैं, जैसा एक पीवाईक्यू क्वेश्चन में था, कि एमपीसी 0.6 है। इसका मतलब है जब भी इनकम आती है, लोग उसके 60% को तुरंत मार्केट में खर्च कर देते हैं। अब हाईवे वाले एग्जांपल पे आते हैं। सरकार ने 300 करोड़ लगाए। हाँ। कॉन्ट्रैक्टर्स और मजदूरों को पैसे मिले। हाँ। उनकी इनकम 300 करोड़ बढ़ गई। अब वो इस 300 करोड़ का क्या करेंगे? क्योंकि एमपीसी 0.6 है, वो इसका 60% यानी 180 करोड़ रुपए बाजार में खर्च करेंगे। कपड़े लेंगे, राशन लेंगे। वेट, तो वो 180 करोड़ अब दुकानदारों की इनकम बन गई। एग्जैक्ट। अब वो दुकानदार अपने 180 करोड़ का 60% आगे खर्च करेंगे। ये चेन चलती रहती है जब तक वैल्यू जीरो ना हो जाए। 300 करोड़ का सीधा इंजेक्शन एंड में 750 करोड़ की नई इनकम जनरेट कर देता है। यही है मल्टीप्लायर मैजिक। बाप रे, मतलब मेरा खर्च तुम्हारी इनकम और तुम्हारा खर्च किसी और की, ये लूप है। लेकिन जब ये चक्कर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या अमीरी गरीबी बढ़ जाए, तब सरकार को आना पड़ता है पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसीज लेकर। हाँ, जैसे टैक्स पॉलिसीज। प्रोग्रेसिव टैक्स का तो बड़ा सिंपल फंडा है, जो ज्यादा कमाएगा वो टैक्स भी ज्यादा देगा, ताकि थोड़ी इक्वालिटी बनी रहे। लेकिन सरकार सिर्फ टैक्स नहीं लेती, वो मार्केट फेलियर्स को भी ठीक करती है। पोल्यूशन इसका बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए कैप एंड ट्रेड यूज होता है। हाँ, मैंने सोर्स में ये देखा, पर मुझे ये सिस्टम थोड़ा स्केची लगा। पोल्यूशन का ट्रेड, सरकार ने एक लिमिट या कैप तय कर दी और फिर कंपनियां आपस में पोल्यूशन करने का कोटा बेच रही हैं। ये तो एनवायरमेंटल फ्रॉड जैसा साउंड करता है। पहली नजर में वैसा ही लगता है, पर ये एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक है। कैसे? एक अमीर कंपनी तो गरीब कंपनी का कोटा खरीद लेगी और दबा के धुआं फैलाएगी। देखिए, इसको ऐसे सोचते हैं, सरकार ने लिमिट फिक्स कर दी कि पूरे देश में मैक्स 100 यूनिट ही पोल्यूशन होगा। ये कैप है। अब टोटल धुआं 100 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना, चाहे कोई भी कंपनी करे। टोटल लिमिट लॉक हो गई। अब अगर एक स्मार्ट कंपनी नई मशीन लगाती है और अपना पोल्यूशन कम कर लेती है, तो उसका कोटा बच गया। अब वो इस बचे हुए कोटा को दूसरी कंपनी को बेचकर प्रॉफिट कमाएगी। ओह, इससे एनवायरनमेंट तो बचाई, क्योंकि कैप फिक्स्ड है। हाँ। प्लस कंपनियों को ग्रीन टेक यूज करने का सीधा फाइनेंशियल लालच, मेरा मतलब इंसेंटिव मिल गया। क्या बात है, मतलब लिमिट नहीं बढ़ी, बस हक बिक रहे हैं। ये वाकई बहुत स्मार्ट तरीका है, मार्केट को यूज करके ही मार्केट की कमी ठीक करने का। हाँ, प्रैग्मेटिज्म। अच्छा, अब थोड़ा बैंकिंग की साइड आते हैं। जो हमारी जेब में कैश है उस पर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसे फिएट मनी कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे आरबीआई और सरकार की गारंटी है। बिल्कुल, पर बाजार में सिर्फ फिएट मनी थोड़ी घूम रहा है। वही ना, कमर्शियल बैंक्स भी तो हवा में लोन दे देकर पैसा जनरेट करते हैं, जिसे क्रेडिट मनी बोलते हैं। और इसी क्रेडिट मनी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दंडे का यूज करता है, यानी पीनल रेट्स का, जैसे बैंक रेट और एमएसएफ। एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पर ये नॉर्मल रेपो रेट से अलग कैसे होता है? देखिए, रेपो रेट तो नॉर्मल रूटीन लोन है, लेकिन जब कोई कमर्शियल बैंक लापरवाही करे, जैसे सीआरआर या एसएलआर मेंटेन ना करे, या सडनली इमरजेंसी में आकर पूरी तरह कैश ट्रैप्ड हो जाए, तो आरबीआई आसानी से लोन नहीं देता। तो पेनल्टी मारता होगा। एग्जैक्ट, वो भारी इंटरेस्ट चार्ज करता है उनसे। यही एमएसएफ और बैंक रेट की पीनल रेट्स होती हैं, जो बैंक्स को डिसिप्लिन में रखती हैं। ये सब देश के अंदर चल रहा है, पर जब हम बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड शुरू होता है, जहां चीजें और ट्विस्टी हैं। टैरिफ्स का रोल बहुत बड़ा है इसमें। और टैरिफ्स तो काफी तरह के होते हैं। हाँ, सोर्स में जैसे था एड वैलोरम, जो परसेंट पे लगता है, स्पेसिफिक जो पर पीस लगता है। पर एक चीज पढ़ के मैं पूरी तरह इंप्रेस हो गई, एस्केलेटेड टैरिफ। ये इकोनॉमिक्स कम और डिप्लोमेसी ज्यादा लगी मुझे। बिल्कुल,
ट्रेड में दोनों मिक्स ही रहते हैं। एस्केलेटेड टैरिफ सच में एक शार्प वेपन है। इसमें क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल पर बहुत लो टैक्स लगाते हैं, पर फिनिश्ड गुड्स पर मैसिव ड्यूटी थोप देते हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल के पार्ट्स ला रहे हो तो सिर्फ 10% टैक्स, पर पूरा बना हुआ फोन लाए तो 50%। सीधा मैसेज है कि भाई अगर बेचना है तो फैक्ट्रियां यहीं लगाओ। मेक इन इंडिया जैसा। ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने का स्टैंडर्ड ग्लोबल रूल है। और तब क्या होता है जब कुछ देश मिलकर सारे ही टैक्स हटा देते हैं, कस्टम यूनियन बन जाता है। हाँ, यूरोपियन यूनियन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अंदर आपस में जीरो टैक्स, पर बाहर का देश जैसे इंडिया या चाइना अगर माल भेजेगा तो पूरा यूनियन मिलकर एक कॉमन टैरिफ लगाएगा उस पर। लेकिन सिर्फ टैक्स ही थोड़ी है तरीका है बाहर वालों को रोकने का। सोर्स में एक वर्ड था SPS मेजर्स, यानी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। ये मुझे थोड़ा हिपोक्रेसी लगी उनकी। ये इंटरनेशनल ट्रेड की डार्क साइड है। WTO के रूल्स की वजह से आप बिना बात टैरिफ नहीं बढ़ा सकते, तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं? हेल्थ रूल्स का बहाना बनाती हैं। हाँ, बोलेंगे कि इन आमों में कीटनाशक ज्यादा हैं या इस चाय पत्ती से बीमारी फैलेगी और पोर्ट पर ही रोक देंगे। पेपर पर ये हेल्थ सेफ्टी है, पर रियल में ये अपने किसानों को बचाने और ट्रेड को रोकने का हिडन बैरियर है। वाओ! तो अगर हम अब 2 कदम पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखें तो हमने सच में एक लंबी और मजेदार जर्नी कवर कर लिया। सही में 100 क्वेश्चंस ने क्या क्या बता दिया। हाँ, CA फाउंडेशन के इन 100 क्वेश्चंस ने, जो शुरू में बस एक बोरिंग एग्जाम पेपर लग रहे थे, वो एक पूरी स्टोरी निकले। एक आम इंसान की जीन्स लेने की बागेन से लेकर कंपनी की संक कॉस्ट, इकोनॉमी का मल्टीप्लायर मैजिक और ग्लोबल डिप्लोमेसी की चालाकियों तक। इसलिए PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इकोनॉमिक्स का एक्सरे दिखाते हैं कि कैसे मार्केट कोई बेजुबान मशीन नहीं बल्कि इमोशंस और पॉलिटिक्स का जिंदा स्ट्रक्चर है। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक आखिरी पर बहुत थॉट प्रोवोकिंग सवाल आता है। हमने शुरू में बैंडवैगन इफेक्ट देखा, इंसान की इरैशनैलिटी देखी। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या इकोनॉमिक्स के वो सारे स्ट्रिक्ट रूल और फॉर्मूले सच में जीरो डिफेक्ट काम करते हैं? वो थियरीज तो मानती है ना कि इंसान हमेशा लॉजिकल और रैशनल बिहेव करेगा। पर इंसान तो ऐसी मशीन नहीं है ना। वही ना, क्या हमारी इकोनॉमी मैथ से ज्यादा इंसानी भावनाओं, डर और भेड़ चाल पर टिकी हुई है? अगली बार जब कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होगा ना दोस्तों, तो ये जरूर सोचना कि उसमें दिमाग का कितना रोल था और भेड़ चाल का कितना। ये एक ऐसा सवाल है जो हर आर्थिक थ्योरी को हिला देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। सच में। चलिए, आज के इस जबरदस्त डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। चीजों को ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन करते रहिए।